मेरा शौहर रात को बच्चों के सामने ही हम बिस्तरी करता, बेड हिलने की वजह से बच्चे उठ जाते थे। मैं बहुत परेशान थी। हम एक कमरे के मकान में रहते थे, बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरे शौहर को काफी बार रोका, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता। एक रोज मैं बाजार किसी काम से गई। जब वापिस आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा 15 साल बेटा मेरी 12 साल बेटी को कमरे में बेड पर कल की सारी रात शौहर के साथ वक्त गुजारने में बहुत ज्यादा थक जाती थी। मेरे जिस्म में थकावट की वजह से शदीद दर्द होता था, लेकिन आज रात फिर मेरे शौहर ने मुझसे वही मुतालबा किया। मैं थक चुकी थी, कई बार उसे कह चुकी थी कि बच्चे जवान हो गए थे, वो सब कुछ समझते हैं, आप थोड़ी एहतियात किया करें, लेकिन वो शख्स उसको मेरी कोई भी बात समझ ना आती थी। इस सब का नतीजा मैं खुद देख चुकी थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने शौहर को ये सारी हकीकत बताऊं, लेकिन शर्म के मारे ना बता पाती थी, क्योंकि ये बात करना मुझे ज़ेब ना देता था और वो भी अपने ही किए की बात उनसे कहूँ। मेरा शौहर नहीं ये ना जानता था कि बच्चों की यही उम्र होती है जिस उम्र में अच्छाई की तरह रिगबत हासिल करते हैं या फिर बुरे कामों में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चे कम उम्र में ही अपने वालिदैन से सीखते हैं और जब वो सब कुछ सीख जाते हैं तो फिर वो उसको अपनाना चाहते हैं, और बिल्कुल मेरे बच्चों ने भी ऐसा ही किया था। नईम और मैं करते थे और हमारे इस काम करने से बच्चे उठ जाते थे। मैंने कई बार नोट किया था कि वो जाग रहे होते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं कहते थे। दर हकीकत हमारा एक ही कमरा था, एक किचन और बाहर छोटा सा सहन था। बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ हम इस घर में गुजारा कर रहे थे। पहले तो बच्चे नहीं थे तो मैं इस घर में पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी थी और बच्चे भी दिन ब दिन जवान होते जा रहे थे। इसलिए मैं चाहती थी कि हमारा बड़ा घर होता कि बच्चे भी पुरसकून माहौल में परवरिश पाए और मैं भी अपने शौहर की बात मान सकूं। लेकिन ये सब कुछ आसान ना था। अभी हमारे हालात इतने अच्छे ना थे कि हम एक बड़ा घर खरीद सकते। इसी घर में गुजारा करना था और उसके साथ ही मेरे शौहर की ये डिमांड मुझे मजीद शर्मिंदगी का बायस होना पड़ता था। मैं इन खवातीन में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों से हर वक्त हम बिस्तर होने का मुतालबा करती हैं और कहती हैं कि उनके शौहर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। मुझे बहुत ही अजीब व गरीब लगता था जब मेरा शौहर मेरे रोकने पर भी रात को मुझसे वो सब कुछ करता था जिसके लिए मैं ना मानती थी। शायद बच्चे भी हमें कई बार ये सब कुछ करता हुआ देख चुके थे, इसलिए उस दिन आली और अरसलान वो हरकत कर रहे थे। मैंने कई बार नईम को रोका था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हो चुका था। सारी रात उनको हम करने का शौक होता था। बेशक चाहे बच्चे जाग भी रहे होते थे, उनको इस चीज से कोई फर्क ना पड़ता था। एक कमरे में 3 बच्चे और उसके साथ कसम खुदा के एक ही बेड पर ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन मैं मजबूर थी। अपने शौहर की बात ना मानती तो वो मुझे कई तरह की बातें करता और बहुत ही अजीबो गरीब बातें करता था। ऐसी बातें जिनको सुनने से बेहतर है कि इंसान उसकी ये बात मान ले। दर हकीकत वो मुझसे कहता था कि तुम्हें अगर मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना है तो किसके साथ करना चाहती हो? ना जाने तुम क्या चाहती हो। मेरा हक है ये सब कुछ करना और तुम अपने हकूक व फराइज भूल चुकी हो। मैं नईम से कोई और बात करती थी, लेकिन वो इसी बात पर ले आता था। दर हकीकत मैं बच्चों की वजह से उसको ये सब कुछ करने के लिए रोकती थी, लेकिन वो सोचता था कि मैं उसके साथ हम नहीं करना चाहती। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन ये बात नईम को अक्सर मैं समझा ना सकती थी। इस कदर रोमांटिक इंसान मैंने अपनी दुनिया में ना देखा था। हर वक्त उसको रोमांस के अलावा और कुछ ना नजर आता था, और तो यहाँ तक कि मेरी सारी रात उसी को रोकने और मना करने में गुजर जाती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी हमारी आवाज और हिलने जुलने की वजह से उठ जाते थे। कई बार तो आली और इरसलान ने जब मुझसे पूछा कि अम्मी जान आपको रात के वक्त क्या हुआ है, आप क्यों उठ रही हैं, तो मैं वहीं पर शर्मिंदगी के मारे डूब जाती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि उन लोगों को क्या जवाब दूं। तब मैं उनसे कहती कि बेटा तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ और उठ गई हूँ। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के कई बहाने मैं उन लोगों को सुना देती थी, लेकिन नईम अपनी इस हरकत से बाज ना आए। मैं अक्सर इसी के बारे में सोचती रहती थी, और आज भी ये सब कुछ मैंने अरसलान और आलिया की हरकत को देखते हुए सोचा था और कह रही थी कि काश नईम मेरी बात मान लेते तो बच्चे इतना बड़ा गुनाह करने से बच जाते और उनके जहनों में ये बातें अभी से ना आती
क्योंकि जिन बच्चों के ज़हन इस तरह के हो जाते हैं, ना तो वो तालीम पर तवज्जो दे पाते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। और ये सब कुछ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दे सकती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने नईम से कहा कि तुम्हें इस काम को रोकना होगा। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है तो एक घर और ले लो, ताकि मैं अपने बच्चों को अलग-अलग कमरे में सुला सकूं और खुद भी अलग कमरे में सो जाऊं, ताकि कम से कम बच्चे तो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हों। लेकिन नहीं भी मजबूर था, उसके पास भी इतने पैसे ना थे कि हम अभी अभी घर ले लेते, और ना ही हमारी हैसियत इतनी थी कि बड़े घरों में हम रह सकते। लेकिन नईम ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द ही एक घर ले लूंगा जहां पर हम पुरसकून तरीके से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। मैं खामोश हो जाती और फिर अपने काम में मशगूल हो जाती थी, लेकिन हर वक्त हर रात मेरे लिए तलवार की तरह लटकती रहती थी। अब मुझे अपनी रातों से नफरत होने लगी, क्योंकि मैं इस काम से थक चुकी थी। मुझे जरा भी इस काम में सुकून और दिलचस्पी नहीं हो रही थी, और ना ही मैं उन खवातीन में से हूँ कि मैं चाहूँ कि मेरा शोहर हर वक्त साथ रहे और मेरे करीब रहे। मुझे भी ये सब कुछ पसंद ना था। खैर, इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। जब आज रात नईम ने मुझे दोबारा उठाया तो मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ सो रहे थे। मैं उस वक्त नईम से गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताऊं और एक ऐसी बात बताऊं जिसके गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो तुम कभी भी मुझसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहोगे। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की आदतें खराब हो रही हैं। तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की है। हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर एक ही बात होती है, इतना भी इंसान को जिनसी लगाव नहीं होना चाहिए। अभी मैं यही कुछ कह रही थी और अपनी आवाज को इस कदर आहिस्ता करके मैं बोल रही थी कि बच्चे ना उठ जाए और ना ही वो हमारी आवाज सुन ले कि नईम ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपना काम करना शुरू कर दिया। मुझे बेहद तकलीफ होती थी, मैं थक जाती थी और ये सब कुछ करने से बच्चे भी जाग जाते थे। क्योंकि बेड हिल रहा होता था, मैं खामोश हो गई। अब मुझे ये सब कुछ जबरदस्ती लगता था, हालांकि नईम अपने पूरे हक के साथ ये सब कुछ करते थे। लेकिन मैं अब इस चीज से थक चुकी थी। सुबह होने वाली थी और उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं बेजान हो चुकी हूँ। लेकिन फिर उसके बावजूद मैं उठती थी, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता था और बच्चों ने स्कूल जाना होता था। आज जब मैं उठी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या बताती। उनके सामने जो कुछ हो रहा था वो भी अपने आप को उसी की तरफ लिए जा रहे थे। नाश्ता बनाते वक्त तो मैंने उस वक्त को याद किया जब नईम और मेरा निकाह हो रहा था, और निकाह के फौरन बाद नईम ने मुझसे एक बहुत ही अजीब व गरीब शय का मुतालबा किया था। उसको सुनते ही मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि जो चीज वो कह रहा था वो शादी के बाद ही मुमकिन थी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं था कि निकाह हो जाए तो उसके बाद लड़के और लड़की को खुली छूट दे दी जाए और उनके जो दिल में आए वो करें। बेशक निकाह सब कुछ होता है, लेकिन रुखसती को भी काफी अहमियत दी जाती है। इसलिए जब नईम ने मुझसे वो बात की तो मैंने उसको साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। शादी के बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता और ना ही ये सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा मैं आपसे माजरत मांगती हूँ। ये सब कुछ भी होते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे ये सब कुछ कह रही हूँ। खैर, इसी तरह वो शाम गुजर गई, लेकिन मुझे नईम की इस बात ने बहुत ही परेशान किया। उसके इस मुतालबे पर मुझे अजीब अगरीब ख्यालात आए और शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैं इस सोच में गुम हो गई कि वो शख्स इस तरह के बारे में कैसे सोच सकता है। आखिर उसको शर्म नहीं आई होगी मुझसे ये बात करते हुए। खैर, मैं फिर अपने आप को खामोश करवा देती थी और कहती थी कि लड़के जज्बाती होते हैं और उनको शादी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए नईम खुशी के मारे मुझसे ये सब कुछ कह रहा होगा। मैं खामोश होगी, लेकिन हमारे निकाह के 1 साल बाद हमारी शादी हुई। इस 1 साल में नईम ने मुझसे कई बार बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मैं उसके कहने पर एक बार भी उसके पास ना गई थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उसकी बात मान ली तो फिर वो तमाम हद पार कर लेगा। लेकिन उसकी वो निकाह के बाद वाली एक रात जब उसने मुझे छत पर अकेले मिलने के लिए बुलाया था, आज तक ना भूली थी। उसने मुझे एक लड़की के हाथ पैगाम भेजा जब सब सो गए थे और नईम की फैमिली का घर दूर था, इसलिए ये लोग जब निकाह करने के लिए आए, रात का फंक्शन था, उन लोगों को काफी देर हो गई। मेरे वालिद ने कहा कि आप लोग आज रात हमारे घर ही रह जाएं। हमारी छत में एक कमरा
है वहाँ पर नईम सो जाएगा और बाकी नीचे हम तमाम लोग एक ही जगह पर सो जाएंगे। नईम ने उस मौके का खूब फायदा उठाने की कोशिश की और मुझे छत पर बुलावा भेजा। मुझे लगा कि शायद निकाह की मुबारकबाद देनी है या फिर वो मुझे कुछ समझाते होंगे। इसी तरह के मैंने कई और ख्यालात सोचे, लेकिन जो बात मुझसे नईम ने की उसके बारे में मेरा दिमाग ना माना था और ना ही मेरी सोच वहां तक जाती थी, क्योंकि नईम ने मुझसे अकेले मिलने के दौरान ये बात की कि वो मेरे साथ हम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ वक्त मेरे साथ अकेले में छत वाले रूम पर गुजारें। जैसे उन्होंने ये बात की तो मैं शर्मिंदगी में डूब गई, क्योंकि अभी हमारी रुखसती ना हुई थी और उनको हम करने की पड़ी थी। मैंने उनको सख्त अल्फाज में मना किया और कहा कि यह सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं ये सब कुछ कहती हुई वहां से आने वाली थी कि नईम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहोगी? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, और उसके साथ ही मैं वहां से चली गई। लेकिन बकिया जो रात बज चुकी थी, मुझे नींद न आई। अजीब व गरीब सवालात आ रहे थे, लेकिन मैं खामोश हो गई और सोचा कि शायद नईम मुझसे मजाक कर रहा होगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इस एक साल में नईम ने मुझे कई मर्तबा पैगाम दिया और कई मर्तबा मिलने के लिए बाहर बुलाया, लेकिन मैं एक बार भी ना गई थी। और शादी के बाद जब मेरी पहली रात नईम के साथ गुजरी तो मुझे यकीन हो गया कि नईम वाकई ही झूठ नहीं बोलता था और मुझसे सब कुछ करना चाहता था। असल में हकीकत ये थी, सारी रात मुझसे नईम ने बेइंतहा हम किया। पहले कुछ अरसा तो मैं भी पुरसुकून महसूस होती थी और खुश होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नईम की ये सब बुरी आदत बन चुकी थी और वो हर वक्त यही करना चाहता था तो मैं थक जाती थी और मुझे अजीब व गरीब लगता था। यहाँ तक कि जब वो दोपहर को घर वापस आता या फिर कभी लेट जाता तो मुझे अपने साथ ही रखता था और हर वक्त मेरे करीब आने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। ये उसकी मोहब्बत थी या फिर आदत थी, मैं इन दोनों से थक चुकी थी। अगर मैं कभी अपनी माँ के घर जाती और वहां पर एक दो दिन रहने की इजाजत लेती तो नहीं, पहले तो मुझे इजाजत ना देते थे, और अगर देते थे तो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि रात को मुझे तुम्हारे साथ के अलावा नींद नहीं आती। कभी कभी मैं खुश हो जाती थी और उसको साथ लेकर जाती थी, लेकिन जैसे ही हम वहां जाते थे तो नेम की वही रोमांस वाली आदत शुरू हो जाती थी। मेरी अम्मी का घर बहुत बड़ा था, हम ऊपर छत पर जाकर सोते थे और नईम सारी रात मुझसे हम करते थे। सुबह सवेरे मैं उठने के काबिल ना होती थी। मेरी अम्मी और अबू मेरी हालत देखकर परेशान हो जाते थे और कहते थे कि शायद तुम बीमार हो गई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और मसला है। मैं खामोश हो जाती और कहती कि जी अम्मी जान, मुझे बुखार है, कमजोरी की वजह से मैं उठ नहीं सकती। वालदैन से कई बहाने बना चुकी थी। हमारा घर जहाँ पर मैं रुखसत होकर गई थी वो अकेला था, वहां पर कोई और इंसान ना रहते थे, इसलिए नईम जो भी मेरी हालत करता था मैं उसको बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जहाँ पर मेरे वालदैन थे, मेरे रोकने के बावजूद भी नईम नहीं रुकते थे। उनको रात के वक्त इस सब के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था और इसका नतीजा जो हमारे बच्चों की सूरत में निकला उसको देखकर नईम खुद परेशान हो गए और वो जान गए कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है। जब उस रात भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती ये सब कुछ करने की कोशिश की और मैं खामोश होकर सब सहती रही, और सुबह मैंने उनको अरसलान और आलिया की सारी कहानी सुनाई, क्योंकि अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने बच्चों के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर मैं ये सब कुछ करूं, मैंने बता दिया। जब मैं कुछ अर्सा पहले फारिया के साथ बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई तो आज इतवार का दिन था। पूरे हफ्ते का काम एक तरफ और ये इतवार का काम एक तरफ होता था। इसमें ना सिर्फ घर की सफाई बल्कि वॉशिंग मशीन लगाना और बच्चों के यूनिफॉर्म धोना फिर उनको इस्त्री करना मेरा मामूल बन चुका था। लेकिन इसके साथ ही आज मुझे बाजार जाना था, घर का कुछ सामान लेना था और मेरी छोटी बेटी फारिया की इसे जुमे को सालगिरह थी और मैंने उसके लिए सूट भी लेना था। ये सोचकर सुबह सवेरे मैं जल्दी उठ गई और काम में मशगूल हो गई, लेकिन मेरा जिस्म चिकना चूर हो चुका था।
मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई काम नहीं कर सकती। थकावट ने मेरे पूरे जिस्म पर हमला कर लिया था और थकावट हावी हो चुकी थी। खैर मेरे बच्चे भी अभी छोटे थे, वो सो रहे थे कि मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और उसके साथ सारा काम निपटाने की कोशिश की। इस तरह काम हो गया और मैं अपना एक छोटा बेटा घर पर छोड़ कर गई और एक बेटी आलिया और बेटे अरसलान को घर पर छोड़ कर गई थी। क्योंकि फारिया की सालगिरह थी इसलिए मैं उसको साथ ले गई। आलिया और अरसलान से कहा कि तुम दोनों घर पर रहो, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही घर से बाहर जाना है। मैंने आलिया से कहा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। इससे पहले अगर हमारे जाने वालों में से कोई भी हमारे घर आए तो दरवाजा मत खोलना। दर हकीकत मैं हर वाकयात से डर चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी गैर मौजूदगी में किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए मैं जहाँ भी जाती थी यही ताकीद करके जाती थी कि मेरे अलावा और अपने वालिद के अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना, और वो ऐसा ही करते थे। लेकिन अब जाते हुए मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं दरवाजा बाहर से बंद कर लूं ताकि लोग यही समझे कि इस घर में कोई नहीं है। तो मैंने आलिया से कहा कि तुम्हें अंदर से दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, बस आज मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जाऊंगी। वैसे भी मैं थोड़े वक्त तक आ जाऊंगी, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहकर मैं और फारिया बाजार आ चुके थे। हमें 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग गए। टाइम इस कदर जल्दी गुजर गया कि मुझे अंदाजा ही ना हुआ। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने आकर अपने घर का दरवाजा खोला। फारिया से कहा कि सामान को अंदर कमरे में लेकर जाओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। मैं पानी लेकर आ रही हूँ, तुम्हें भी दूंगी और खुद भी पीऊंगी। ये कहकर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और किचन में चली गई। लेकिन जैसे मैं किचन में गई तो ऐसा मंजर मैंने देखा जिसको देखते ही मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही बच्चे ये सब कुछ कर रहे होंगे। तभी मैंने सोचा कि इस सब में उनकी कोई गलती कसूर ना थी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा था। मैं कई बार आपको रोक चुकी हूँ, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेते थे। हर वक्त आपको एक ही काम सूझता रहता था और वो था हम आदत। इसकी रवैयों से मैं अब इतनी तंग आ चुकी हूँ। बच्चे जवान हो चुके हैं और वो हर बात पिक भी करते हैं। बच्चों की ये उम्र चल रही थी कि वो हर बात को वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम करते थे। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, ना जाने वो ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते थे। मेरा तो दोनों बहन भाइयों से इतबार ही उठ चुका है। आली और असलान की हरकत जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी थी, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मुझे चैन सुकून ना आता था और मैं इस चीज पर मजबूर हो गई कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला घर पर ना छोड़कर जाती थी। या तो तीनों को साथ लेकर जाती थी या फिर खुद ही कहीं नहीं जाती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी का शेवा बना लिया था और अरसलान और आलिया की हरकत में मुझे पागल करके रख दिया। मैं शदीद गुस्से में थी और मैं आज आपकी इस हरकत से तंग होकर ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये सारी कहानी नेम को बताई तो उन पर हैरानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, मैंने उनको ये सब कुछ रोकने पर मजबूर कर दिया तो ये सुनकर नेम के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ये सब कुछ करना उनके बच्चों पर असर डाल सकता है। मैं तो उनको कई बार कह ही चुकी थी कि बच्चे हमें देखते हैं, वो जाग रहे होते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखा करें। लेकिन उनको मेरी बात समझ ना आती थी। जब मैंने उनको एक खतरनाक हकीकत से आगाह किया तो वो जान गए थे, खुद ही शर्मिंदा होने लगे और इसके बाद उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना किया। हम जब तक इस घर में रहे उन्होंने मुझे कभी भी हम करने के बारे में ना कहा था। ये सब कुछ बताने के बाद मेरी जिंदगी भी सुकून में आ गई थी और बच्चों पर भी मैं सख्त कड़ी नजर रखती थी। इस दौरान जब एक दिन मुझे जरूरी काम के साथ दोबारा घर से बाहर जाना पड़ा और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी और उनको घर छोड़कर गई, तो जब मैं वापस आई तो मैंने दोबारा वही सूरत हाल देखा। कुछ अरसे बाद बच्चों को जब दोबारा ये सब कुछ करने का मौका मिला तो वो बाज ना आए। हालांकि उनकी खातिर नहीं भी रुक गए थे और अपनी तमाम रोमांस वाली आदत को खत्म कर चुके थे। लेकिन बच्चों के दिमाग में जो उन्होंने डाला था वो बैठ गया था और वो अपने आप को इस राह पर लेकर जा रहे थे कि एक दिन वो खुद जिल्लत और रुसवाई का सामना करने वाले थे। मैं उनकी माँ थी, ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी।
हालांकि इस बार मैं फारिया को भी घर छोड़कर गई थी और कह कर गई थी कि तुम तीनों एक साथ बैठना और कोई भी गलत हरकत करने की जरूरत नहीं। तुम लोग बहन भाई हो इस तरह के। मैंने कई उन लोगों के सामने जज्बाती अल्फाज कहे लेकिन उनको जरा असर ना हुआ। उनके दिमाग पर जो बात बैठ चुकी थी वो कभी ना उतरी। मैं जब वापस आई तो फारिया हमारे कमरे में बेड पर सो रही थी। आलिया और सलान दोबारा मुझे किचन में मिले, लेकिन इस बार वो बहुत ही बेहुदा तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे और अजीब व गरीब बातें करके हंस रहे थे। मुझे उनकी ये बात भी बुरी लगी थी। मैं चाहती थी कि वो बहन भाई हैं और एक हद में रहकर खुद से बात करें। मैं जैसे ही गई तो आलिया मुझे देखकर हक्का बक्का होने लगी। मैंने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें मना किया था ना कि भाई के करीब नहीं जाना और ना ही उससे किसी किस्म की कोई बात करनी है, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तब आलिया ने कहा कि अम्मी जान आपको क्या हो गया है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कुछ अर्सा पहले जो नादानी मैंने की थी उस पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तो मैं भाई के साथ हंस रही थी। हम अपने स्कूल में क्लास फेलो की बात पर हंस रहे थे और आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं। जैसे ही आलिया ने मुझे ये सब कुछ कहा तो मैं थोड़ी मुतमईन हुई और उन दोनों से कहा कि कमरे में जाओ और बैग खोलकर पढ़ने बैठो। मैंने पानी पिया और कहा कि शायद मैं बहुत ज्यादा टेंशन और परेशान होने लगी हूँ और उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए मेरी सोच में हर वक्त यही घूमता रहता है। और जैसे ही मैं उन दोनों को करीब देखती हूँ तो मुझे फौरन वही बात याद आ जाती है। खैर मैंने किचन से पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। शाम को मेरे शोहर ने मुझे कैसे खबर दी जिसको सुनते ही मैं फूलों में ना समाई थी। उसने मुझे बताया कि अब तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से घर मिल गया है। ये घर बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बहुत बड़ा सहन है, 4 कमरे हैं, एक किचन है और स्टोर रूम भी है। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हम कल ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने ये सब कुछ सुना तो खुदा का शुक्र अदा किया और नईम को जो बात मैंने बताई थी वो उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता था और ना ही उनके जहन को बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने जल्दी ही अपने अफसर से बात की और घर का इंतजाम किया। हम 1-2 दिन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर हमने किराए पर दे दिया और वहां पर पुरसुकून रहने लगे। आलिया को मैं अलग कमरे में सुलाती थी और सलान को भी अलग कमरे में सुलाती थी। फारिया भी आलिया के साथ सोती थी। इसके अलावा मैं और नईम अलग कमरे में सोने लगे और मेरी जिंदगी कुछ सुकून में आ गई। अब नईम की आदत भी थोड़ी संभल चुकी थी। वो कभी कभी मेरे साथ हम करते थे और इसी तरह मुझे भी खुशी और राहत महसूस होती थी। हर वक्त का हम करना मुझे ज़रा पसंद ना था। अब तो हमारा कमरा भी अलग हो चुका था। मैं मुतमईन और पुरसुकून होकर उसकी हर बात मानती थी और इसी तरह हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने लगी। लेकिन जब भी वो अरसलान और आलिया की बात याद आती थी तो बेहद तकलीफ होती और मैं शर्मिंदगी के मारे झुक जाती थी, क्योंकि बच्चों के जहन में अब भी हमारी वो हरकतें याद होगी, वो बैठकर हिलना और नईम और मेरा हम करना बच्चों को अब तक याद होगा। मुझे ये सोचकर बड़ी शर्म आती थी। जब भी मेरे बच्चे आपस में बैठकर बचपन की बातें याद करते थे और अपनी यादों को ताज़ा करते थे तो मैं वहां से उठ जाती थी, क्योंकि उनकी अम्मी यादों में हमारा हम होना और वो रोमांस करना भी आता था। इसलिए मैं उनकी महफिल में ना बैठती थी और काम का बहाना करके उठ के चली जाती थी। खैर ये सब कुछ भी जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान होते गए। अरसलान मेरा सबसे बड़ा बेटा था और मैं चाहती थी कि इससे पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी करूं, क्योंकि वो भी जवान हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि पहले उनके भाई की शादी हो और उसकी बीवी आए और मेरी बेटियों पर कई किस्म की बातें करे। इसलिए बेहतर यही था कि हम आलिया और फारिया की पहले शादी कर देते हैं और मैंने यही किया। उनके मुनासिब रिश्ते ढूंढकर मैंने उनकी शादी बहुत ही अच्छी जगह कर दी और वो अपने घरों में बेहद खुश और मुतमईन रहने लगे। उसके बाद मैंने अपने बेटे अरसलान की शादी जिस लड़की से शादी की वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। उसने आकर बहुत जल्द हमारे घर को संभाल लिया। घर की तमाम जिम्मेदारी उसने ले ली और मुझे तमाम जिम्मेदारियों से जान छुड़वानी पड़ी। काफी अरसे तक मैंने अपने तमाम हकूक व फराइज पूरे किए, लेकिन अब बारी थी मेरी बहू की और उसने मुझे वो सारी खुशियां अता की जो मैं उससे चाहती थी। और बहुत जल्द खुदा ताला ने हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भेज दिया जिसकी खुशी में दिन रात हम बातें करते थे और इस्तकबाल के लिए रोज महफिल सजाते थे। इस तरह मेरे बेटे अरसलान का बेटा यान पैदा हुआ। हमने उसकी पैदाइश पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत दावत रखी जिसमें तमाम रिश्तेदारों को बुलाया।
अब इस तरह मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के साथ खुश वकुरम तरीके से गुजर रही है।